नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। ईरान इजराइल युद्ध, मध्य पूर्व की राजनीति और गाजा की स्थिति। ईरान और इजराइल संघर्ष, पृष्ठभूमि, हाल की घटनाएं और रणनीति। बृहद मध्य पूर्वीय तनावों के बीच ईरान और इजराइल के बीच संबंध दशकों से प्रतिकूल रहे हैं। 1969 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के राजनयिक संबंध टूट गए और ईरान ने इजराइल को एक अवैध राज्य मानते हुए उसकी नष्टि की बात कही। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी अस्तित्व संकट मानता रहा है। 2015 में ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटाने वाला जुड़वां समझौता जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ, लेकिन 2018 में अमेरिका ने उससे बाहर आ गया, जिससे ईरान ने अपने नाभिकीय कार्यों को तेज कर दिया। इस पृष्ठभूमि में मध्य पूर्व में कई प्रॉक्सी संघर्ष चल रहे हैं, जहां ईरान हमास, गाजा और हिजबुल्लाह लेबनान का समर्थन करता है, जबकि इजराइल ने अतीत में इन समूहों पर कई बार हमले किए हैं। 13 जून 2025 को इजराइल ने अचानक हमले के रूप में ईरान के सैन्य और नाभिकीय ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इस पहले चरण में इजरायली स्पेस बलों और जमान लोग भीरक्ति सभी जवाब 10 बार बढ़ने कार एयर स्ट्राइक के माध्यम से ईरान के वरिष्ठ सैन्य और वैज्ञानिक नेताओं को लक्षित किया गया, नाभिकीय सुविधाओं को नष्ट किया गया और हजारों किलोमीटर दूर ईरानी ठिकानों को तबाह किया गया। इजराइल ने इस दौरान सैकड़ों हवाई हमले एयर स्ट्राइक्स किए। ईरान ने इसका जवाब मिसाइलों और ड्रोन हमलों की एक लहर से दिया। लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से अधिक आत्मघाती ड्रोन ईरान से इजराइल की तरफ छोड़े गए। यमन में ईरान समर्थित हौथी विद्रोहियों ने भी रेड सी पर प्रहार किया। इजराइल ने उन्नत वायु रक्षा प्रणालियां आयरन डोम, डेविड स्लिंग और अर्रो मिसाइल तैनात कर रखी थीं, जिनसे अधिकांश छोटे एवं मध्यम दूरी की मिसाइलें रोकी गईं। अमेरिकी सहयोग से मिसाइलों को रोकने में सफलता मिली और इजराइल सरकार ने 90% से अधिक रोकथाम दर का दावा किया। परिणाम स्वरूप इजराइल में सैकड़ों प्रक्षेपित मिसाइलों में से केवल कुछ दर्जन ही जमीन पर गिर पाईं, जिससे अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ। वहीं ईरान की ओर से कई मिसाइलें इजराइल के महत्वपूर्ण सैन्य ढांचे को निशाना बनाने की कोशिश कर रही थीं। इस 12 दिवसीय युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इजराइल के अनुसार इस संघर्ष में लगभग 24 नागरिक मारे गए, जबकि ईरान के अधिकारी करीब 224 मारे गए। युद्ध के 9वें दिन अमेरिका ने भी मध्यस्थ होकर ईरान के नाभिकीय स्थलों पर बमबारी की। इसके बाद ईरान ने कतर के अल उदैद एयरबेस पर मिसाइलें दागीं। अंततः 24 जून 2025 को अमेरिका के आग्रह पर दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। रणनीतिक दृष्टिकोण, इजराइल ने इस हमले को रक्षात्मक अग्रिम आक्रमण के रूप में पेश किया ताकि ईरानी नाभिकीय क्षमताओं को पहले ही क्षीण कर दिया जाए और अपने भविष्य के हमलों से बचा जा सके। इसने हाईटेक निगरानी और विशेष संचालन बलों का उपयोग किया। दूसरी ओर ईरान ने तुलनात्मक रूप से बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की रणनीति अपनाई ताकि इजराइल की रक्षा प्रणाली पर दबाव बढ़ाया जा सके। दोनों पक्षों की यह जंग मिसाइल रक्षा प्रणाली बनाम मिसाइल हमला की संरचना, डिफेंस वीएस ऑफेंस की लड़ाई थी। अतः रणनीति में इजराइल के पास लक्षित उच्च सटीक हमले और सघन रक्षा प्रणालियां थीं, जबकि ईरान ने असममित युद्ध असिमेट्रिक वॉरफेयर के तहत बड़ी संख्या में मिसाइल ड्रोन भेजने की रणनीति अपनाई। मध्य पूर्व के अन्य देशों की भूमिका। सऊदी अरब ने प्रत्यक्ष युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि तनाव को कम करने की कूटनीतिक पहल की। मई 2025 में सऊदी रक्षा मंत्री ने ईरान के शीर्ष नेताओं को आगाह किया कि उन्हें अमेरिका के साथ न्यूक्लियर समझौते पर तेजी से विचार करना चाहिए, अन्यथा इजराइल हमला कर सकता है। रियाद ने ईरान को चेताया कि युद्ध की और तड़पावृद्धन क्षेत्र के लिए घातक होगा, इसलिए वार्ता के द्वार बंद न होने पाए। सऊदी अरब ने सार्वजनिक तौर पर मध्यस्थता की पेशकश करते हुए माना कि क्षेत्र अगले संघर्षों को झेलने में सक्षम नहीं है।
तेल समृद्धि की आर्थिक दृष्टि से भी सऊदी अरब युद्ध नहीं चाहता। एक विशेषज्ञ का कहना है कि सऊदी दुनिया भर में आर्थिक योजनाएं युद्ध से प्रभावित होंगी। इस प्रकार सऊदी अरब ने औपचारिक रूप से तटस्थ रहकर शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया कि जी देबर सऊदी अरब युद्ध बत्ती दुनिया भर में आर्थिक योजनाएं की सऊदी अरब युद्ध बड़ी आर्थिक योजना। अमेरिका इजराइल का प्रमुख समर्थन करता है। इस युद्ध के दौरान अमेरिका ने इजराइल को रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली देने के साथ ही अपनी नौसेना और वायुसेना क्षमताओं भी रणनीतिक तैनाती की। अमेरिका ने मिसाइलें रोकने में इजराइल की मदद की और आस की दूसरे करते हैं अमेरिका लोगों को समर्थन करता है। ये लोगों को समर्थन करता है। 9वें दिन ईरानी नाभिकीय स्थलों को निशाना बनाया। युद्ध के खतरों को देखते हुए अमेरिकी नेतृत्व ने संघर्ष विराम के लिए दबाव डाला। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद 24 जून को शांति प्रस्ताव का ऐलान किया और दोनों पक्षों को शांत होने को कहा। अमेरिका ने साथ ही गाजा युद्ध के दौरान भी कतर और मिस्र के साथ मिलकर मध्यस्थता कराई। जनवरी 2025 में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम। इस संघर्ष में अमेरिकी नीति को अंततः व्यापक दो राष्ट्र समाधान की ओर देखते हुए क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने का प्रयास कह सकते हैं। तुर्की ने इजरायली कदमों की जमकर निंदा की और फिलिस्तीन का समर्थन किया। राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायल की कार्रवाई को राज्य आतंकवाद तक कहा और बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। जुलाई 2024 में उन्होंने चेतावनी दी कि तुर्की उत्तर के मंदों ने दस्सी कत्तार की यादार दाश्तोटी से दस्सी कत्तार के इस्तेमाल का इजराइल पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है, जैसा उसने पहले काराबाख में किया था। साथ ही तुर्की ने इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता निलंबित कर दिया और अपने नागरिकों से इजराइल का बहिष्कार करने को कहा। जून 2025 में नाटो की बैठक में तुर्की ने स्थायी संघर्ष विराम की मांग उठाई और कहा कि क्षेत्र में तल्ख स्वर और हमलों को राजनीति के जरिए ही हल करना चाहिए। तुर्की फिलहाल सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुई, लेकिन उसने कूटनीतिक मोर्चे पर इजराइल पर दबाव बनाने में भूमिका निभाई। इराक में ईरान समर्थक मिलिशियाएं इस समय तक बड़ी सैन्य कार्रवाई में नहीं आईं। 12 दिवसीय युद्ध के दौरान इराक की शिया मिलिशियाओं पीएमएफ आदि ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले नहीं चलाए, जिससे बड़ा युद्ध और भड़कने की आशंका टली। इराक सरकार ने मिलिशियों को संयम बरकरार रखने का आह्वान किया था। जैसे ही संघर्ष समाप्त हुआ, कुछ मिलिशियाओं ने देश के भीतर तेल क्षेत्रों पर हमले शुरू किए, जिससे अराजक स्थिति बढ़ी। कुल मिलाकर इराकी भूमिका अप्रत्यक्ष रही। सरकार युद्ध के बढ़ने से बचने की कोशिश में लगी रही और ईरान मिलिशियाओं ने अमेरिकी हितों को निशाना ही नहीं बनाया। हिजबुल्लाह, लेबनान। गाजा संघर्ष के तुरंत बाद इजरायल की उत्तरी सीमा भी सक्रिय हो गई। ईरान समर्थित लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने अक्टूबर 2023 में इजरायल की सीमा पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। इजरायल ने जवाबी कार्रवाई में दक्षिणी लेबनान में हवाई और बाद में जमीन अभियान चलाया। सितंबर-नवंबर 2024 के दौरान दोनों ओर भारी झड़पें हुई, हजारों लोगों की मौत हुई। अंततः 26 नवंबर 2024 को अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में बहुपक्षीय समझौते से सीज फायर हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल ने लेबनान से धीरे धीरे सैनिक हटाए और लीबियाई सेना दक्षिण लेबनान में तैनात हुई। इजरायली नेतृत्व का दावा है कि इस अभियान में हिजबुल्लाह कमजोर हुआ, नेतृत्व के कई शीर्ष अधिकारी मारे गए और अब वह काफी कमजोर रह गया है। फिलिस्तीन और गाजा की वर्तमान स्थिति, मानवीय संकट। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद शुरू हुए गाजा युद्ध में पीड़ितों की संख्या भयावह है। जुलाई 2025 तक गाजा युद्ध में 63,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 61,805 फिलिस्तीनी और 1,983 इजरायली शामिल हैं। इस युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनी आबादी में लगभग 80% से अधिक महिलाएं और बच्चे हैं। युद्ध के 2 साल से अधिक समय तक गाजा पर करीब पूरा नाकाबंदी रही, जिससे खाद्य, दवा और ईंधन की भारी कमी हो गई। संयुक्त राष्ट्र और मानवीय संस्थाओं की रिपोर्टों के अनुसार गाजा में भूखमरी जैसी स्थिति बनी हुई है।
जून 2025 में इजराइल ने फिर से गाजा का आक्रमण शुरू किया और 2 महीने तक रियायतों के बिना पूरे करे पड़शा है। जून में दोनों तरसा दुनता 2 महीने तक सरकार कार में दूसरे संभार की क्षेत्रों पर हमले जारी रखे। इस दौरान निजी खाद्य वितरण केंद्रों के आसपास ही सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने एक संभावित युद्ध अपराध करार दिया। गाजा स्ट्रिप में कमजोर जनसंख्या, बच्चे, बुजुर्ग के बीच कुपोषण और तबीयत बिगड़ने की खबरें आईं। यूएनआरडब्ल्यूए ने कहा कि आपूर्ति प्रणाली मानो मरने के लिए बनी खेत, किलिंग फील्ड बन गई है। हमास की भूमिका। हमास को इजराइल सहित कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अक्टूबर 2023 के हमले में उसने बड़े पैमाने पर इजरायलियों की हत्या और बंधकों का संकट खड़ा कर दिया था। युद्ध के बाद से हमास के नेता कतर और अन्य में निर्वासित गाजा में शांति समझौतों के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। जनवरी 2025 के समझौते के बाद से इलाके में संघर्ष थोड़े कम हुए, लेकिन मार्च 2025 से इजराइल ने नई सैन्य कार्रवाई शुरू की। गाजा में हमास के पास सीमित ही संसाधन बचे हैं। इजराइल की जवाबी कार्यवाही से वे और भी दबाव में हैं। इस बीच गैर फौजी संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय समिति ऑफ द रेड क्रॉस ने कहा कि हमास को भी युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन इस विश्लेषण का केंद्र इजरायली कार्रवाई रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। इस संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं बटोरी हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा में मानवीय तबाही को हृदय विदारक बताया और तत्काल संघर्ष विराम की पुकार लगाई। अमेरिकी उप सचिव एमिली डिक्रालो ने युद्ध विराम को बढ़ती विनाशकारी स्थिति से बचने का अवसर बताया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और उन अधिकारियों ने इजरायली हमलों की कई निंदाएं की हैं। जून 2025 की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इजरायली सैनिकों ने भोजन लेने के लिए कतार में खड़े बेघर लोगों के जान करने के लिए 2 करतेता को गोलियों से घेरा, जिससे कम से कम 410 लोग मरे। इसे संयुक्त राष्ट्र ने संभावित युद्ध अपराध कहा। इजराइल के गाजा पर तथाकथित नया मानवतावादी सहायता वितरण मॉडल को भी संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों के विरुद्ध बताया। दूसरी ओर कुछ पश्चिमी देशों ने इजराइल के बचाव में कहा कि उसने परमाणु प्रसार रोकने के लिए कार्रवाई की और ईरान को फिर से कूटनीति राह पर लाने को कहा। गैर मध्यस्थ देश भी सक्रिय रहे। चीन और रूस ने 19 जून 2025 को संयुक्त बयान जारी कर कहा कि इजराइल की कार्रवाइयां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और इस मुद्दे का केवल राजनीतिक और कूटनीतिक समाधान हो सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी ने विशेष रूप से इजराइल को दिखाओगे देशकतार राजनीतिक कार्रवाइयां देशकतार और इजराइल को समाधान हो सकता है। किया कि सभी पक्षों विशेषकर इजराइल को तत्काल संघर्ष विराम करना चाहिए, अन्यथा युद्ध और फैल सकता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भी इजराइल की प्रतिक्रिया को हथियारबंद भूहत्या बताते हुए निंदा की। कुछ अरब और भारत कर रहा है बदल को जालन तेन के कार्यालय ने भी मुस्लिम देशों मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्डन आदि ने इजराइल के हमलों की तीखी आलोचना की, जबकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य अमेरिका ने अधिकांश प्रस्तावों में इजराइल का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन युद्ध अपराध जांच की मांग कर रहे हैं और विश्व बैंक सहित संगठन गाजा में पुनर्निर्माण व राहत के पैकेज पर विचार कर रहे हैं। वैश्विक प्रभाव और भविष्य की संभावना।